अहमद हसन साहब, सर जानने की कोशिश करूंगा, ये जो ट्रंप की ट्वीट्स वाला मामला है, ये धमकी अमेज जो रवैया है, और हमने पहले भी बात की कि जिस तरह से उनके इलेक्शन कैंपेन में उनको अमन का दाई और इस तरह के खिताब दिए गए, लकब दिए गए। अब जो बात हो रही बंकर बस्टर बॉम्ब की, आप समझते हैं कि ये इतना ही आसान काम है अमेरिका के लिए कि वो अब ईरानी रिएक्टर्स पर हमला करेगा और ये इतनी आसानी से बच सकेगा? समझते हैं ऐसा होना पॉसिबल है राइट एट द मोमेंट? कि अभी मिडल ईस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, अच्छा। तो उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ईरान और इसराइल के दरमियान में था। दोनों तरफ से आपको स्टेटमेंट्स आ रही थी। मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मिडल ईस्ट जो था वो रेस्ट्रेंट का कह रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया से यही आपको आवाजें सुनने को मिल रही थी कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। इसराइल उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व करे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये यूनिलैटरल अटैक है, मेरा इसके साथ, हमें पता नहीं था इस बारे में। हो सकता है बैक चैनल के ऊपर इसराइल ने डेफिनेटली अमेरिका बताया होगा, उसको कुछ भी कहा जा सकता है उस बारे में, लेकिन ऑफिशियल स्टैंस उनका ये था कि हमें पता नहीं था। फिर आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका ने पब्लिकली ये जिसको ओवर्टली कहते हैं, अमेरिका ने इस जंग के अंदर शामिल होने की तरफ इशारा किया, तो आपने देखा कि रशिया भी उधर से एक्टिव हो गया और चाइना भी एक्टिव हो गया। चाइना प्रेसिडेंट की कल वाली स्टेटमेंट वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपैक्टफुल। उन्होंने कहा था कि अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट का मसला है वो अमेरिका के बगैर भी हल हो। सो आप इस सिचुएशन को आप देखें कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर चाइना, रशिया डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। क्या अमेरिका ये रिस्क लेना चाहता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसराइल तो चाहता है कि अमेरिका को इस सिचुएशन में पुश करे। क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका के माथे से जो इराक वॉर, क्या जो इन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, अच्छा अच्छा अहमद साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आपको ऐसी कोई कंफर्मेशन है, श्योरिटी है कि इन एनी केस अगर ऐसी कोई अनफॉर्चुनेटली जरूरत पड़ती है, डू यू थिंक कि चाइना और रशिया आएगा ईरान की मदद के लिए? जी, बात देखें, बात ये होती है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो बहुत कोल्ड कैलकुलेटेड होते हैं। इस दुनिया में दुनिया ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अमेरिका से पावर जो है वो डिवाइड हो रही है, शिफ्ट हो रही है बिटवीन चाइना एंड रशिया। अगर अमेरिका इस सिचुएशन में, जबकि वो ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है और अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर बॉक डाउन करता है, उस सिचुएशन में कि जब ट्रंप पॉपुलर सेंटिमेंट इस वादे के साथ है कि मैं जंगे खत्म करूंगा, और अमेरिका के अंदर इसराइल से जो अमेरिकन अवाम है उसकी नफरत भी देखने वाली है गाजा के जेनोसाइड के बाद, इस सिचुएशन में अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो चाइना और रशिया अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली इस वॉर में पार्टी अपने बनेंगे। फायदे के लिए। जी। और और ये जो एटमी ईरानी एटमी रिएक्टर्स पर हमले की बात है, ये भी आप समझते हैं कि ये अब अमेरिका के लिए आसान है? अगर वो बराह रास्त शामिल होता है तो वो ये इस तरह के संगीन जो इकदाम है वो कर सकता है? देखें, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग तो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है ये करने की, लेकिन इसराइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसको ये जो अटैक उन्होंने लॉन्च किया, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो रजीम चेंज था। इसी वजह से उसका नाम उन्होंने राइजिंग लाइन भी रखा, क्योंकि जो लाइन है वो फ्लैग है रजा पहलवी का। यस। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने पूरी ओके। दुनिया में नैरेटिव बिल्ड किया है वो न्यूक्लियर प्लांट के अराउंड बिल्ड किया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका अभी भी रजीम चेंज ही है। हम्म। हम्म। ठीक है। हामिद मशरिक साहब, सर अभी जिस तरह से अहमद साहब भी फरमा रहे थे कि चाइना और रशिया जो है वो अपने लिए इस जंग में कूद सकता है अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल होता है। अब ये चीन और रूस जो है वो सालसी की पेशकश भी कर रहा है, ओमान और कतर ने भी सालसी की पेशकश की है, सऊदीया से भी कुछ उम्मीदें हैं। तो आप समझते हैं अब ये जो मैस क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई मुज़ाकरात का इम्कान, कोई वे आउट आपके नजदीक कोई नजर आ रहा है आपको? देखिए हमसा, बिल्कुल ऐसे ही है, लाजमी कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए, वरना तो खतरनाक सूरत हाल होगी। और मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल कतर का वो प्लेटफॉर्म जरूर है जिसने बहुत अच्छी मीडिएशन की है माजी में भी। आपको याद है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, फिर उसके बाद सऊदी अरब ने जो अभी हालिया यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरात कराए। सो इस हवाले से कोई ना कोई मसालती अमल जो है वो बैक चैनल पे हो तो रहा है, और उसी की कामयाबी जो है वो वाहिद उम्मीद है इस जंग के फैलाव से बचने की और फैलाव को रोकने की। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम बात है
वो ये है कि आप जब हम बात करते हैं चाइना और रशिया के इन्वॉल्व होने की, तो वो बहुत ज्यादा इम्कानात उसके इसलिए हैं कि जो यूक्रेन के अंदर सूरत हाल बनी, जो रशिया यूक्रेन के अंदर सूरत हाल बनी और अमेरिका ने यूक्रेन को और बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करके रशिया को बहुत ज्यादा एंगेज किया, नुकसान पहुंचाया। और चूंकि उसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट वहां पे रशिया की रीच में नहीं था, तो अमेरिका जो है वो पीछे रहा। अब यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पर अमेरिकन एसेट्स भी हैं, अमेरिकन बूट्स भी हैं, अमेरिकन शिप्स भी हैं, अमेरिकन वॉरशिप्स भी हैं। तो उस हवाले से जो आप अगर इसको जंगी वॉर डॉक्ट्राइन में देखें तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और ये तमाम जो हैं अगर एक दूसरे से वहां यहाँ पर अगर वो बदला लेने की कोशिश करेंगे या उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली जो है वो जहती यानी मल्टीपोलर जंग की तरफ चली जाएगी। और मल्टीपोलर जब सिचुएशन होती है तो उसके अंदर तमाम ताकतें अपनी अपनी ताकत मनवाना चाहती हैं। हमने एक चीज बड़ी अहम इसके अंदर नोट कर दी है, और वो क्या है कि हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जिस अंदाज में हजारों टन के बम गिराए गए पहाड़ों के अंदर, आपको याद होगा जिस अंदाज की बमबारी की अमेरिका ने उतरने से पहले अफगानिस्तान में, यही उनकी स्ट्रेटेजी होगी। जो वो रिजीम चेंज की अभी अहमद हसन बात कर रहे हैं, रिजीम चेंज का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डी न्यूक्लियराइज्ड ईरान, न्यूट्रलाइज फ्रॉम देयर ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। क्योंकि अगर पहलवी खानदान या कोई ऐसा खानदान आ जाता है जो इसराइल और अमेरिका के जेर असर होता है, तो वो सब कुछ करेगा जिसकी अमेरिका को जरूरत है, और अमेरिका को वहां पे फिर बम गिराने की जरूरत नहीं होगी। सो अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट मोटिव जो है वो अमेरिका और इसराइल का यही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो सबसे पहले ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक करे, और उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाए, मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अपना जो है सरेंडर कर दे। सो इस हवाले से तो फिर आप समझ लें कि एक तरह से वो ईरान जो है वो रशिया और अमेरिका की एक ऐसी तुफैली रियासत बन जाएगा जिस तरह के इराक है और जिस तरह के कुवैत है। लेकिन ईरान के अंदर चूंकि एक हिस्ट्री है इनकलाब की, ईरान को पब्लिक को बहुत अरसे से ये बात कही जा रही है कि जी आप रिजीम चेंज पे जाएं, इनकलाब की हिस्ट्री है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सुप्रीम लीडर ने भी यही कहा है कि हमें जेर करना इतना आसान काम नहीं है, और ना हम झुकने वाले, ना पहले कभी झुके ना अब झुकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर आप भी अहमद असद साहब की बात से सेकंड करेंगे? जिस तरह से अब देखें ना, सहारा लिया गया, IAEA ने जो स्टार्ट में कहा कि जनाब इतना यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास कि 9 एटम बम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका मुनज़्ज़म सबूत नहीं है। ये वही अमेरिका ने तरीका अपनाया जो इराक टाइम पे यही ब्लेम करके इराक पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। अब मेन आप भी समझते हैं कि कोर पर्पस रजीम चेंज ही है, उसको अब यूरेनियम को बेस बना के रजीम चेंज की तरफ लाया जा रहा है? जी बिल्कुल। जब ये रजा शाह और रजा शाह पहलवी के बेटे की जो स्टेटमेंट आई है और उसका जो विजिट आप देख रहे हैं नेतन्याहू के साथ, वो वॉल ऑफ ग्रीफ के साथ जो वो जाके वहाँ कर रहा है, तो उसके ज़रिए जो उसने मैसेज भी दिया, तो उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो पहलवी ख़ानदान और उसका बेटा, वो जो पहले भी वो अमेरिकन पे रोल पे रहे हैं, अभी भी वो अमेरिकन और इसराइल, अब वो ज़ियोनिस्ट की पे रोल पे आ गए। तो ये रिजीम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव था। अगर उनका ऑब्जेक्टिव ना होता तो वो जो नेतन्याहू की पहली स्पीच थी जिसमें उसने कहा था कि जी हम ईरान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, तो वो किस थी, उसका मकसद यही था। और उनकी एंटिसिपेशन भी यही थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऐसे ईरानियन हैं जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी के, जो मुसैद के पेरोल पे हैं। और फिर आपने देखा सबूत मिले कि कहाँ कहाँ से मुसैद के जासूस और इवन ईरानियंस पकड़े गए जो कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे थे, जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे थे। तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि जो प्लान जितना बनाया गया था, इसमें बुनियाद बनाया गया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो ईरान कह चुका है कि हमने वेपन ग्रेड पे नहीं जाना, और उसके बाद अभी अमेरिकन का एक स्टेटमेंट आ गया कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इराक में भी यही चीज़ होती, इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन इराक के साथ क्या किया, वहाँ पे सद्दाम हुसैन को मारपीट मार के और उसके बाद अपनी मर्जी का रिजीम वहाँ लगा दिया। यही बशार अल असद के साथ किया, जोलानी को वहाँ ला के बिठा दिया। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है कि अब तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल वॉर में तो ईरान जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है और वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है, चाहे 30% लग रहे हैं या 20% लग रहे हैं।
अगर मिसाइल वॉरफेयर, उनके पास बड़ा स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल पड़ा हुआ है और वो सप्लाई करते हैं और कर रहे हैं यमनी हौसियों को भी, और उसके साथ वो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हैं वो अल्टीमेटली वो जा रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास के पास भी, और वो तीनों तरफ से इजराइल के ऊपर जो वो अटैक होगा। तो अब इसमें तो ईरान स्टैंड आउट कर गया। अभी करना, अभी आप फोर्सी क्या, फोर्सी तो दो ही चीजें, एक तो आपने कहा कि वो जो 30,000 बम है, बंकर बस्टर वो मारे। अगर एक चीज ये सोचने की है, अगर वो किसी फिरदौफ न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मारता है और वहां से रेडिएशन होती है, क्योंकि जैसे वहां पे यूरेनियम तो मौजूद है, वेपन ग्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर वो रेडिएशन होती है तो वो रेडिएशन भी तो अमेरिकन एसेट्स तक जा सकती है ना, जो अपना अराउंड ईरान, अराउंड इराक, अराउंड सीरिया डिप्लॉयड है, इन मिडिल ईस्ट वो मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो बंकर बस्टर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, और उसकी कॉस्ट क्या उनको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज रह जाती है कि अगर अब आपने रिजीम चेंज करना है तो मेरी नजर में फिर ईरान को या इजराइल को दे हैव टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड की टेक्निक क्या होगी? वहां तो ईरान तो हैज बीन फाइटिंग इराक, और ईरान की जो टोपोग्राफी है, अगर इराक की तरफ से भी आप आए, सीरिया इराक से होकर अभी किसी तरफ से आप ईरान पे अटैक करें लैंड के जरिए, तो ईरान की ज्योग्राफी अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो वो एक बहुत पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, और मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिकन फौज जो है या इवन इजरायली उसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिकन बॉक डाउन हुए थे, बिल्कुल इसीलिए उन्होंने हथियार जो इस्तेमाल किया वो फिजाई हथियार इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि ईरान इस चीज में वीकर पॉइंट पर है और वीकर साइड पर है,